हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है स्किन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। वैसे तो ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था काफ़ी कुछ इसके बारे में, पर कुछ रह गया था तो सोचा आपको बना के एक वीडियो बना के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो इसमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आती है बात यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्किन की। क्या आपकी जो स्किन है वो किन किन कामों में आपको हेल्प करती है या उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन ये है कि जो आपकी बॉडी के नीचे, स्किन के नीचे जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप, आपका जो बुक है, बुक में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उसका काम क्या है, आपके जो भी अंडरलाइंग उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको इंजरी से बचाना। नेक्स्ट है उसको, ये एक आपको सेंसेशन प्रोवाइड करती है स्किन आपकी। उसके बाद ये सिक्रेट करती है स्वेट एंड सीबम। सीबम एंड स्वेट के बारे में मैंने बताया था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट उसकी जो है ये बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है। और एक आता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं स्किन की, ओके। पहली लेयर का नाम क्या है आपका एपिडर्मिस, दूसरी का नाम है डर्मिस और तीसरी का नाम है फैट। आप इसको हाइपोडर्मिस भी कई बार पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो डर्मिस है और ये जो सॉरी एपिडर्मिस, डर्मिस और फैट, तो जो डर्मिस है ये आपकी पहली लेयर है, एपिडर्मिस सॉरी, डर्मिस सेकंड और ये थर्ड लेयर का नाम क्या है फैट। अब जो कुछ भी होता है वो आपके डर्मिस के अंदर ही होता है मोस्टली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बहुत सारे। ये क्या है आपका, ये स्वेट ग्लैंड है आपका। ये क्या है आपका, ये सीबम के लिए जो होता है ना, सिबेशियस ग्लैंड है आपका। ये आपका हेयर फॉलिकल्स है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्टरी वेन्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। अब मैंने बोर्ड पे भी एक बार डायग्राम बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि ये थोड़ी सी मैंने ऐसा करके भी दिखाया था। ये जो चीज़ है, ये जब जहाँ तक ये जिगजैग लाइन आ रही है ना, ये पूरा का पूरा आपका एपिडर्मिस है। और जिगजैग लाइन के नीचे ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका डर्मिस है यहाँ तक। अगर आप नीचे देखोगे ये येलो येलो जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये येलो पोर्शन आपका फैट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जितने भी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उसको समझ लेते हैं क्या क्या है और कौन क्या काम कर रहा है। तो ये आपका आता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या काम करता है, जो जितना भी बॉडी का एक्सेस वाटर है जिसकी ज़रूरत नहीं है, या समझो जिस जो हमें हमारी बॉडी अगर कहीं पे डिहाइड्रेट हो रही है ऊपर की तरफ, मॉइस्चर की हमें ज़रूरत है, तो हमें ये कई बार हमें हमारा स्वेट उस चीज़ के लिए भी काम करता है। या अगर आपने गर्मी में देखा होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर से अगर आप देखोगे तो बाहर आपकी स्किन कई बार जलने लगती है, पर पसीना आने की वजह से कैसा वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तो वो किसका काम है, वो स्वेट का ही काम है। नेक्स्ट चीज़ आपने देखी होगी, आपके स्किन के ऊपर कई बार बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली जैसी चीज़ें मतलब फीलिंग आती है आपको कि आपने ऑयल तो लगाया नहीं है, पर आपके सर में या आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया है। वो ऑयल आने का रीज़न क्या है, ये जो ऑयल ग्लैंड है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं, सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ब्लड वेसल्स है और हेयर फॉलिकल्स है, जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप स्किन की लेयर की बात करोगे तो जो पहली स्किन है आपकी, सॉरी जो पहली लेयर है स्किन की, उसका नाम क्या है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आप अगर बुक में भी देखोगे तो आपके पास 4 लेयर के नाम दिए हुए हैं। पहला लेयर क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये रहा जो आपकी फर्स्ट लेयर है। इसी को आप क्या बोलते हो, डेड स्किन या डेड क्रेटिन लेयर। डेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये जो पूरे सेल्स हैं ये आपके किसी काम के नहीं है। अब क्या होगा, ये इनका ये निकल जाएंगे, बॉडी से बाहर चले जाएंगे और इनकी जगह फिर कोई दूसरा सेल आके ले लेगा, ठीक है। ये आपका पहली लेयर है। ये क्या क्या कंटेन करते हैं आपके पास, ये सेल्स कंटेन करते हैं जो बाद में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर एक प्रोटीन मिलता है आपको जिसका नाम क्या है, क्रेटिन। इसके लिए इसका नाम क्रेटिनिन लेयर भी है, ठीक है। नेक्स्ट का नाम है लूसिडम। लूसिडम, ये जो आप ये वाली दिख रही है ना, ये इसका नाम है आपका लूसिडम। लूसिडम क्या करता है, ये ग्लिस्टरिंग लेयर है, ठीक है। और एक थर्ड है, थर्ड का नाम क्या है आपका ग्रैन्युलोसम।
ग्रैन्युलोसम क्या करता है? हैज अ स्पिंडल शेप्ड सेल विच ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब ग्रैन्यूल्स का मतलब ये होता है कि देखो ये जो छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं ना, इसी को आप क्या बोलते हो? ग्रैन्यूल्स बोलते हो। जैसे आपके पाउडर के अंदर होता है ना, उसको आप ग्रैन्यूल्स तो बोलते हो, है ना, उसी को आप ग्रैन्यूल्स बोलते हो। तो सेम चीज इनके ये जो सेल है, इस सेल के बीच में अगर आप यहाँ पर ऐसा देखोगे, एक मिनट सॉरी, अगर ये जो सेल है इसके यहाँ पर अगर आपने इसको न्यूक्लियस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके आसपास, अच्छा यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं चल रही है पर ये सेल के साइटोप्लाज्म में आपको मिलता है। साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है? बाहर। तो यहाँ पर आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस मान के चलो थोड़ी देर के लिए, ऐसे सारी चीजें। तो ये जो बाहर आपके पास जो लिक्विड जैसा होता है, इसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, इसके लिए उसका नाम क्या रखा है? ग्रैन्युलोसम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका? जर्मिनेटिव। जर्मिनेटिव मतलब ये एक क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइडल यानी कि ये वाले ना क्यूब टाइप के दिखते हैं, ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं आपके सेल में। आपके जो फर्स्ट लेयर की जो फोर्थ लेयर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, द स्किन है सेल मल्टीप्लाई इन दिस लेयर, और स्किन के जो सेल्स हैं वो यहीं पे आके मल्टीप्लाई होते हैं। कौन सी? इसमें, इस वाले में, इसी में आपके सेल्स जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसा उनकी एज हो जाती है सेल्स की, जब वो सेल डेड हो जाते हैं तो और ऊपर जाके यहाँ पर आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे अगर आप कभी नहा के निकलोगे तो आप आपके हाथ या पैरों पे चेक करना, आपको एक स्किन उठी हुई सी नजर आएगी। वो स्किन उठी हुई मतलब क्या है? वो वही है और कुछ नहीं है, वो जो है वो डेड सेल्स हैं आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है डर्मिस। डर्मिस ये सेकंड लेयर है आपकी, और डर्मिस के अंदर क्या क्या मिलता है आपके पास? ये देखो, मेलानोसाइट्स जो है वो आपके डर्मिस में मिलता है आपको, रेटिनोसाइट्स भी आपको डर्मिस में मिलता है, लैंगरहैंस सेल्स भी आपको वहीं पे मिलते हैं ना। ये जो पूरा आ गया, ये आपका पूरा भी डर्मिस चल रहा है। अभी उससे पहले आप क्या देख रहे थे? एपिडर्मिस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मेलानोफोर्स मिलता है विच कंटेन द मेलानिन पिगमेंट एंड सम इलास्टिक फाइबर विच मेंटेन द टेक्सचर ऑफ द स्किन। जो बहुत सारे लोग फेयर हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा टैन है, ब्लैक तो नहीं कहना चाहिए, टैन होते हैं हल्के से। वो जो फेयर है या जो टैन है, वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में है। ये जो सेल है ना, ये जैसे यही प्रोड्यूस करता है आपका उस कलर के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है उस कलर के लिए आपके। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आर्टेरियल एंड वीनस। आर्टेरियल और वीनस जो कैपिलरीज होती है, और वहाँ पर एक आपको मिलता है सेंसर। अगर आप पीछे देखोगे यहाँ पर, तो ये जो आपके पास ये जो जा रही है, ये क्या है? आपकी वेन हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी आर्टरी, है ना, रेड वाली आर्टरी, ब्लू वाली वेन। तो यहीं से एक सेंसरी नर्व भी पास होती है, जैसे कि इसको ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंसरी नर्व, आप इसको, ये सेंसरी नर्व भी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बताया उन्होंने कि ये सेंसरी नर्व है। एक उसके बाद आता है स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड अगर आप आगे देखेंगे अगर, तो ये आपकी स्किन की लेयर्स हैं। ये रियल पैर है किसी का, कट हो गया है, तो यहाँ पर अगर आप ये पहली जो ऊपर की लेयर देखोगे उसको आप क्या बोलते हो? एपिडर्मिस। अंदर ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये हो गया आपका डर्मिस, और उसके बाद ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये हो गया आपका फैटी लेयर, जिसको आप कई बार क्या बोलते हो? हाइपोडर्मिस भी कहते हो। ठीक है, ये विटामिन डी आपका जो स्किन प्रोटेक्शन में जो काम करता है, और जो आपके विटामिन डी को कन्वर्ट करता है। ये है, लेक्चर में मैंने समझाया था कि जब आप विटामिन डी लेते हो तो वो स्किन के थ्रू अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वहां पर क्या प्रेजेंट है आपके पास? सेवन डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉलीकैल्सिफेरॉल में, जिसको आप कहते हो विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी का कोई भी कंपनी का विटामिन डी लोगे तो उसके ऊपर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। फिर जब आप इसको कंज्यूम करते हो, या तो अगर आप इसको डाइटरी में इंटेक करते हो, डाइटरी के हिसाब से मतलब जैसा आपने मीट लिया, फिश लिया, या कोई सप्लीमेंट लिया, तो वहां पर आपको विटामिन डी, विटामिन D3 और विटामिन D2 भी मिल जाता है।
तो ये जाएगा पहले लीवर में, लीवर में जाने के बाद इसका कन्वर्जन होगा किसमें, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, और इसमें कन्वर्ट होने के बाद वो जाएगा किडनी के पास, और आप फिर किडनी से क्या करोगे उसको, उसके अंदर फिर से थोड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे कि 1,25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3, और ये क्या करता है आपका, मेंटेन्स द कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी, आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसी को मेंटेन करने का काम ये पूरा करता है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको विटामिन डी को बढ़ाना है, आपको अगर विटामिन डी को अगर इंक्रीज करना है उसका एब्जॉर्प्शन, तो क्या करोगे आप, मैग्नीशियम लोगे ना, मैग्नीशियम लेना पड़ेगा आपको, है ना, और वो कहाँ से आएगा वो मैंने आपको बताया था। चने खाओ बढ़िया करके, कौन से वाले, जो रोस्टेड वाले आते हैं ना, वो चने खाओगे अगर आप, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, और उसकी वजह से आपका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका हेयर रूट एंड इरेक्टाइल स्पिल, हाँ ये वाला एक बता देता हूँ आपको। ये मैंने लेक्चर के बीच में एक बार बताया था, स्किन जो लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उनको ऐसा बोला जाता है कि आप यूवी प्रोटेक्शन वाली भी क्रीम ले लो आप, है ना, यूवी से प्रोटेक्शन वाली क्रीम। अब वो यूवी प्रोटेक्शन वाली क्रीम पता नहीं उसमें कितना परसेंट लिखा हुआ होता है, कितना नहीं लिखा होता है, कि वो कहाँ तक आपको प्रोटेक्ट कर रही है, या वो कौन से यूवी ए से प्रोटेक्शन मिलता है आपको, यूवी बी से मिलता है या यूवी सी से मिलता है, उसमें कई बार नहीं होता, बहुत सारी में होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारी में कई बार नहीं होता है। तो जो हमारा यूवी सी है, तो सी तो हमारी कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो बहुत ही शॉर्ट लेंथ होती है, उसको आप ओजोन लेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आता है यूवी बी, अब यूवी बी जो है वो थोड़ी सी सी से लॉन्ग होती है, देखो ये यूवी बी है, तो यूवी बी जो है ये कैंसर कॉजिंग भी है, मतलब अगर ये आपके स्किन को ज़्यादा डैमेज कर दे तो आपको कैंसर होने का चांस भी है, ओके। नेक्स्ट, आपकी स्किन को जला सकती है, आपकी स्किन को रेड कर सकती है, जैसा कि अभी समर सीजन पास हुआ है, ठीक है, समर सीजन में अगर आपने किसी ने बाहर ज़्यादा घूमा है और बाहर घूमने की वजह से उसको रेडनेस हो गई या स्किन जल गई, वो किसकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में घूम रहे थे इसकी वजह से हुआ, पर एक्चुअली वो यूवी बी की वजह से होता है, ठीक है। और ये मोस्टली आपको कहाँ पर इफेक्ट करती है, अगर आप देखोगे तो इफेक्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, आपकी जो टॉप लेयर है उसी पे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करती है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये एपिडर्मिस तक ही लिमिटेड है, एपिडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाती, या थोड़ी बहुत क्रॉस करेगी भी तो ज़्यादा नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आपका आता है यूवी ए, ये सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ की होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, विच रिच डीप इन द स्किन लेयर ऑफ, स्किन की जो आपकी जो लेयर है उसके भी एकदम अंदर जाएगी, और ये क्या क्या कॉज कर सकती है आपको, एजिंग के लिए या रिंकल बहुत ही जल्दी फॉर्म कर देगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो ब्यूटी पार्लर में लोग बैठे हैं आपको दे देंगे 5-6 हज़ार की क्रीम, 2 हज़ार की क्रीम, वो क्यों दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी जो एजिंग वाली जो स्किन आ रही है कि आप उम्र में ज़्यादा दिख रहे हो, आप हो नहीं, लेट से कि आप 27 के रेंज में हो, पर आप दिख रहे हो कि 35 के रेंज में चले गए, रीज़न क्या है ये, एंड एजिंग आपकी उस चेहरे से दिख रही है कि आप उम्र वाले हो गए हो, या कई बार ये नहीं है तो कई बार टेंशन भी होता है आपका, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपकी जो उम्र है वो धीरे धीरे ज़्यादा दिखने लगती है, टेंशन की वजह से भी स्किन के अंदर जो है वो रिंकल्स आने लगते हैं, या फिर टेंशन की वजह से कई बार आप ध्यान नहीं देते अपने आप पे, उसकी वजह से बहुत सारी आपको इफेक्ट्स नज़र आते हैं आपके चेहरे पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो। ये है आपका जिसको आप बोलते हैं गूज़बम्स, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन है इसको आप बोलते हो इरेक्टाइल पिली, ठीक है, इसी को आप बोलते हो इरेक्टाइल पिली। क्या करते हैं, ये जो हेयर रूट से कनेक्टेड है ये, ठीक है, ये होते हैं यहाँ से कनेक्टेड, और फिर ये इसको क्या करते हैं, इरेक्ट करने का काम करते हैं। जैसा फिर यहाँ पर आपके पास ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पर आपके पास नर्व कनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको सेंस होता है और उसके बाद ये चीज़ को एक्टिवेट कर देती है। तो जैसे ही ये इरेक्टाइल पिली को एक्टिवेट करेगी आपके जो नर्व, तो वो इरेक्टाइल पिली क्या करेगा, इसको इरेक्ट कर देता है। एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म मान के चलो, उसको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करती है, हेयर रूट्स एंड इरेक्टाइल पिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दीज मसल्स प्रोड्यूस स्ट्रेथनिंग ऑफ हेयर,
तो ये क्या करेगा, उसकी जो आपके जो हेयर्स हैं हाथ पे, उसको क्या कहते हैं, इरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आ गए आपके सेबेशियस ग्लैंड पे और आप हेयर पे आ गए। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ स्किन। आपके पास दो चीजें बनती है, एक तो बनता है आपका स्वेट, ठीक है, और एक बनता है आपका सीबम। ओके, एक बनता है आपका सीबम, जो कहाँ से आता है, सेबेशियस ग्लैंड से। तो ये रहा आपका सेबेशियस ग्लैंड, यहाँ पर आपके पास है सीबम। तो यहाँ पर आपको मैंने भी बताया कि दो चीजें प्रोड्यूस होती है, एक होता है आपका सीबम, एक होता है आपका स्वेट। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वेट के बारे में, सीबम के बारे में थोड़ा सा अभी रुक के बात करेंगे। ठीक है, ये है आपके पास आपका स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड भी आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। देखो, स्वेट ग्लैंड आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्राइन, एक होता है एपोक्राइन। अभी एक्राइन कहाँ पर होता है, एपोक्राइन कहाँ पर होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है आर सिंपल ऑयल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, पूरी बॉडी में। पर हाँ, हर जगह तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो इनका भी एक्सेप्शनल आएगा। देखते हैं, मोस्ट नंबर्स ऑन द सोल एंड द ऑफ द फीट, थिन स्किन कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी and contain sweat gland in additions to hair follicles, hair erectors, muscles and sebaceous gland। ये कहाँ कहाँ पर होते हैं मैंने आपको बताया इसमें, और ये मोस्टली कवर करता है आपकी बॉडी को। एक होता है एपोक्राइन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका एक्राइन, और ये रहा आपका एपोक्राइन। अब ये जो एपोक्राइन है और एक्राइन है, अभी आपको एक्राइन तो सब जगह मिल रहा है, ठीक है, अभी एपोक्राइन आपको हर जगह नहीं मिलेगा ना। तो ये कहाँ पर नहीं मिलता है, देखो, ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स लीडिंग टू द सरफेस ऑफ द स्किन। तो ये आपकी हेयर फॉलिकल्स से होते हुए, अगर आप ये वाला जो स्वेट ग्लैंड है, ये वाला, ये तो डायरेक्ट आपकी स्किन के बाहर आ रहा है, पर ये अगर आप देखोगे तो ये हेयर्स के साथ में आ रहा है। ठीक है, अब आप सोच लो ये कहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, जहाँ पर आपके पास बाल नहीं होंगे, हेयर्स नहीं होंगे। जैसे आपका सोल हो गया, आपके है ना, आपका सोल है, और आपके जो पाम, आपका जो हाथ है, आपके हाथ पे भी बाल है क्या अंदर साइड, जहाँ से आप खाना खाते हो, नहीं है, ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड्स डेवलप इन एरिया विद मैनी हेयर फॉलिकल्स सच एज स्कैल्प में आपको मिल जाएगा, आर्मपिट्स में मिल जाएगा, ठीक है, ग्रोइन में मिल जाएगा। ओके, ये हर वहाँ पर आपको मिलेगा। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व इन हाइपरहाइड्रोसिस थ्रू एपोक्राइन। ओके, और ये मोस्ट, अभी ये जो है ये कहाँ नहीं मिलेगा, मैंने आपको वो बताया, मिल तो हर जगह रहा है, पर जहाँ पर बाल होंगे नहीं वहाँ पर ये कैसे मिलेगा आपको। और ये तो आपको हर जगह मिल रहा है, चाहे आपके पास बाल हो चाहे ना हो। तो जब आप पाम में चेक करोगे वहाँ पर भी आपको स्वेट आ रहा है, थोड़ा तो आता है ना, एक उड़ जाता है और एक रह जाता है, एक इनसेंसिबल और एक सेंसिबल है, आपको आगे पता चलेगा। वैसे तो बताया है लेक्चर में, फिर भी एक बार। तो अब आते हैं हम लोग पीछे की तरफ, ये चल रहा था ना टॉपिक। तो यहाँ पर आपके पास हो गए दो टाइप के आपके स्वेट ग्लैंड हो गए। एक स्वेट ग्लैंड जो यहाँ से, मान के चलो यहाँ से ऐसे आ रहा है, और वो आके क्या करेगा, आपके हेयर्स वाली जो साइड है ना उसमें कनेक्ट हो जाएगा, ताकि जो भी स्वेट आपको आएगा वो यहाँ से आपको निकल जाएगा पसीने के थ्रू। पसीना जो है वो आपके हेयर्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। अगर आपने ऐसी कंडीशन में आपके हेयर्स को छेड़छाड़ की, रब करने की कोशिश की, या फिर समझो खींचने की कोशिश की, तो टूट जाएंगे। नोटिस भी क्या होगा अपनी वाली चीज, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कैसा थोड़ा सा लूज सा हो जाएगा कुछ, और वो निकलने के चांस है ज़्यादा। हाँ, रूट से नहीं निकलेगा शायद से, पर ऊपर से कहीं से यहाँ से टूट सकता है आपका हेयर। तो ऐसी जब आपको स्वेट आता है तो आपको क्या करना है, उसको रब नहीं करना बहुत तेज, हाँ, नॉर्मली हाथों से, जेंटल हाथों से उसको क्या कर देना, आपको बस साफ कर देना है ऊपर से। और स्वेट जो है वो 500 ml पर डे निकलता है, पर डे 24 आवर्स में आपके पास 500 ml आपकी बॉडी से निकलता है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो आपके
ये स्वेट ग्लैंड है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको? स्वेट ग्लैंड्स आर मोर नंबरस इन द पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट। तो आपके पैरों में है और आपके हाथों में। इसके लिए जब आप बहुत देर तक किसी भी चीज़ को पकड़ के रखते हो तो आपने महसूस किया हो कि वो चीज़ भीग सी गई है। वो भीगने का रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर पसीना आ गया है। या आप नंगे पैर फर्श पे खड़े हो जाओ या कहीं पर भी अगर आप ऐसा खड़े हो या कहीं बैठे हो और पैर आपका ज़मीन पे है तो थोड़ी देर के बाद जब आप फील करोगे तो वहाँ पर आपको गीला गीला नजर आएगा। वो क्यों नजर आ रहा है गीला गीला? क्योंकि वहाँ पर पसीना आ चुका है ना, ये रीज़न है वहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं सेंसिबल और इनसेंसिबल। तो सेंसिबल जो स्वेट होता है यानी कि जहाँ से आपके हाथों में या आपके बॉडी पे एक पसीना आया और वो पसीना क्या हो गया? उड़ गया, मतलब आपके बॉडी के ऊपर रहा नहीं। जैसे आपके हाथ है, आपके हाथों पे वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कहते हैं, ये जो कंडीशन हुई ये होती है इनसेंसिबल। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? इनसेंसिबल। और एक होता है जहां पर पसीना आया तो है पर वो उड़ नहीं रहा है, उसको आप बोलते हो सेंसिबल। ठीक है, उसको आप बोलते हो सेंसिबल। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। अब लेट से कि आपको आपके हाथ पे पसीना आता है 100 या 10 ml आता है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए आपके हाथ पे आता है पसीना 10 ml और ये इवेपोरेट भी हो जाता है, तो ये तो हो गया नॉर्मल। पर जहां पर आपके हाथ पे पसीना आया 10 ml और ये पूरा उड़ने की जगह पे क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ सिर्फ और सिर्फ 8 ml। तो अभी भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस करोगे तो 2 ml अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है ना? 2 ml अभी भी प्रेजेंट है। तो जब 2 ml प्रेजेंट है और आपको और 10 ml पसीना आ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? टोटल 12 ml हो जाएगा। और ऐसे करके यहाँ पर आपको हमेशा इस कंडीशन में, सेंसिबल कंडीशन में, आपको हमेशा थोड़ा सा स्वेट आपको नजर आएगा। और हाँ, कई बार हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाए, जैसे उसने किसी का हाथ पकड़ा है या किसी ने कोई पेन पकड़ा हुआ है या किसी ने कोई भी चीज़ होल्ड किया अपने अपने हाथ में, उसकी वजह से वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फिर वो आपकी वो जो भी है, जैसा पेन पकड़ा है आपने तो उस पेन के ऊपर आपको विजिबल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद कि हाँ, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पसीना आया था और उसने ये जो पेन है ये होल्ड करके रखा था। ठीक है, चलो ये था आपका किसके बारे में? स्वेट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सीबम के बारे में। ये होता है आपका सीबम, इसको आप बोलते हो सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड कहाँ पर होता है? ये देखो, ये रहा आपका सीबेशियस ग्लैंड जिसको मैंने मार्क किया है अभी। ये क्या होता है ना, ये आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है थोड़ा थोड़ा, जिससे आपकी स्किन क्या ड्राई ना हो जाए। पर कई कंडीशन में ये होता है कि आपकी स्किन पहले से ऑयली है। ऑयली का मतलब आपका जो सीबम है वो निकलता है, ऊपर से आपने ऑयल भी लगाया है, तो अब ये हो जाएगा डबल। आपकी बॉडी भी ऑयल रिलीज कर रही है और आपने भी ऑयल लगाया है, तो जो कि धीरे धीरे आपके फेस पे आता है। और फिर आपको ऐसा लगता है कि हम जब ऑयल लगा लेते हैं तो वो सर में लगाने की जगह वो हमारे फेस पे आ जाता है। वो फेस पे नहीं आता है, वो लगाया आपने सर में ही है, पर कैसा है, आपकी जो बॉडी नेचुरल जो आपका सीबम निकल रहा है वो सीबम के साथ मिक्स होकर वो थोड़ा सा आपके चेहरे पे आता है और आपको लगता है कि कितना ज़्यादा आ गया है। वो थोड़ा सा रहता है पर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा आ गया है। तो सीबम कैसे बनता है? सीबम जो होता है वो ग्रीस टाइप का होता है ना, ग्रीसी सा होता है। अगर आप ध्यान से देखो उसको तो स्लिपरी सा हो रहा है, ऑयली सा होता है, तो ग्रीसी टाइप का उसको होता है वो सिक्रेशन। और ये कहाँ से बनता है आपका? ये बनता है आपका सीबेशियस ग्लैंड से। ठीक है, और ये छोटे छोटे से होते हैं, फ्लास्क जैसे के शेप के होते हैं। और इनका एक डक होता है जो ओपनिंग करते हैं, जिसकी ओपनिंग कहाँ से होती है? आपके हेयर्स फॉलिकल्स के पास में से, ये यहाँ से। तो ये यहाँ से आपका निकलेगा और ये देखो, अगर यहाँ पर आप बड़े इसमें देखोगे तो यहाँ से आप वो धीरे धीरे अंदर मतलब आपके हेयर्स से कनेक्ट होकर सीधा आपके स्किन पे जाएगा और फिर वो यहाँ से आके आपके पूरे स्कैल्प में फैलता है। ठीक है, अब जब वो स्कैल्प में हो जाता है तो वो धीरे धीरे आपके फेस पे भी आता है, आपके स्कैल्प में भी होता है और बॉडी में, और भी मतलब जहाँ जहाँ पर आपका सीबम निकलेगा वहाँ पर आपको हल्का सा ऑयलीपन फील होगा। अच्छा, ये तो आपकी बॉडी में निकल ही रहा है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी को जो है ना वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, ड्राइनेस से आपको बचाता है। ये सिर्फ दो जगह नहीं मिलता आपको। कहाँ पर नहीं मिलता? एक तो आपको पाम में नहीं मिलता है, आपकी हथेली में नहीं मिलता आपको, और दूसरा आपके सोल में नहीं मिलता है, सोल ऑफ फीट। सोल ऑफ
फीट, ये आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है, वहाँ पर इसके ओपनिंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि हेयर्स के साथ आता है ना, इसका जो कनेक्शन है अगर आप वो देखोगे तो हेयर्स के साथ में है, तो हेयर्स के साथ होने की वजह से क्या होता है, ये सीबम जो आपका ऑयल जो है वो यहाँ से आएगा और आपके हेयर्स के थ्रू होते हुए बाहर आएगा। अब जहाँ पर आपके पास है ही नहीं हेयर्स, वहाँ पर ये क्या कैसे निकलेगा बाहर, इसके लिए आपके सोल पे और आपके पाम्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता आपको। ओके, हाँ, नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे कर रहे हैं आपके साथ ये, हाँ, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में आपकी जो बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना चलता है आपका, वो चलता है आपका 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में चलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस चीज को मेंटेन करने का काम करता है, ना उसको बढ़ाता है और ना ही उसको घटाता है, हाँ, मेंटेन करता है कि अगर कभी बाहर का टेम्परेचर, लेट्स से कि ये जो आपकी स्किन है, ये जो स्किन है आपकी, स्किन के नीचे का बाहर का टेम्परेचर अगर मान के चलो 35 है और अंदर का टेम्परेचर है 37, तो ये क्या करेगा, ये बाहर वाले टेम्परेचर से अंदर वाले टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, मतलब इसको 2 डिग्री कम करना पड़ेगा। तो ये कम करके क्या करता है, बाहर वाला टेम्परेचर और बॉडी के अंदर वाला टेम्परेचर दोनों को मेंटेन कर देता है, जिसकी वजह से आपको ठंडी नहीं लगती। जैसा आप कई बार फील करते हो ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी इसके लिए हो रही है क्योंकि आपके बॉडी के बाहर का टेम्परेचर है वो कितना चला गया, आपका 30 चला गया, और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना है, 35 है। तो आपको फील होगा ही, ये चीज़ आपको फील होगी। इसके लिए क्या होता है, जब बाहर भी टेम्परेचर 35 हो और बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर 35 है, तो आपको ना गर्मी फील होती है ना ठंडी, आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, हम लोग बेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब कई बार आपने फील किया होगा कि जो मॉर्निंग में जब आप उठते हो, मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो मॉर्निंग में आपने फील किया होगा कि जो हमारी बॉडी जो है, हो सकता है, चांस है कि उसमें टेम्परेचर आपको क्या मिले, थोड़ा सा कम मिले, मतलब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा, आप बॉडी में कम, ऐसा हो सकता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी क्या हो जाएगी, बॉडी जो है गर्म हो जाती है, तो आफ्टरनून तक आपको आपकी जो बॉडी है, आपकी जो आफ्टरनून में बॉडी है ना, वो ऐसा लगेगा कि हाँ अब हल्की सी गर्म हो गई है। मॉर्निंग में आपको यही चीज़ क्या मिल रही है, मॉर्निंग में आपको ये बॉडी आपकी थोड़ी सी ठंडी मिल रही है। हो सकता है बहुत सारों को नहीं होता होगा, कोई बात नहीं, बहुत सारों को होता है, कई अक्सर ने फील किया होगा इस चीज़ को, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो। और आपने दोपहर में देखा होगा कि बॉडी जो है ना वो हल्की सी गर्म हो गई है। गर्म होने का रीज़न आपकी बॉडी ने काम करना शुरू किया है, और जब बॉडी हमारी काम करती है तो क्या होता है, वहाँ से हीट रिलीज होती है, उस हीट की वजह से आपको ये जो गर्मी है वो फील होती है। और ये जो हीट लॉस हो रही है आपकी बॉडी से, ये और भी 1-2 लोगों में ज़्यादा आप फील करोगे, जैसा अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन है, तो क्या होता है, उसको भी हीट, आपने देखा होगा कि उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके पसीना आने का रीज़न ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो फैट है ना वो बर्न हो रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, थोड़ा भी काम करेगा तो उसकी बॉडी का जो फैट है वो बर्न होना शुरू होगा, और जब बॉडी का फैट बर्न होएगा तो उसको बाहर हीट फील होगी, और ये हीट ही है जो उसको क्या करेगी, हीट से आपकी तो बॉडी को बचाना है ना, हीट से आपकी बॉडी को बचाना है। तो इस बचाने के चक्कर में, ताकि आपकी बॉडी को कुछ डैमेज ना हो, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर से स्वेट आना शुरू हो जाएगा बाहर, आपकी बॉडी को क्या करेगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर करने की कोशिश करेगा। जब तक आप एक्सरसाइज करते रहोगे पसीना आता रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, वो मेंटेन करने के लिए आपकी स्किन से बाहर आता है, ठीक है। एक तो फैटी पर्सन में हो सकता है, या जो जिम जाते हैं ना, जो जिम जाते हैं, जिम में भी अगर आपने देखा होगा तो जो शुरुआत में जाएगा जिम, उसको तो फील होगा पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, पर जैसे जैसे वो यूज टू हो जाएगा ना, मतलब समझो 1 हफ्ते तक गया, 1 हफ्ते के बाद अगर वो देखेगा तो उसको पसीना ही नहीं आ रहा है, चाहे वो कितनी भी हार्ड एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे, उससे उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रीज़न क्या है, उसकी बॉडी को अब यूज टू हो गई, उसकी बॉडी है ना, धीरे धीरे उसकी बॉडी को पता चल गया, और तो अब उसकी बॉडी को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और या तो फिर कैसा, उसकी बॉडी उस चीज़ को फटाफट मेंटेन कर पा रही है, उसकी बॉडी जो है उस चीज़ को मेंटेन कर पा रही है कि वहाँ का जो टेम्परेचर और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको उतना ज़्यादा हीट फील नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी ऑफ पेन। फिजियोलॉजी ऑफ पेन देख लेते हैं।
फिजियोलॉजी ऑफ पेन में आपके पास 2 से 3 टाइप के पेन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब ये अगर आपने ध्यान दिया होगा सीएनएस में मैंने आपको वेसरल पेन के बारे में बताया था। एक पेन होता है जो आपकी बॉडी के ऊपर फील हो रहा है, एक पेन होता है जो बॉडी के अंदर से फील होता है, जैसे कि आपका स्टमक पेन हो गया, या फिर आपके किडनी स्टोन का पेन हो गया, या लीवर में कहीं अगर आपको पेन है, या इंटेस्टाइन में अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ भी है, उस टाइम पर भी आपको क्या होता है, कई बार पेन फील होता है। तो ऐसे में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आपको पेन यहाँ हो रहा है, या समझो आपका ऑर्गन यहाँ पर है, तो पेन यहाँ ही होना चाहिए, पर यहाँ ना हो कि वो यहाँ पर होता है। यानी कि अगर आपके राइट साइड में पेन होना शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग में तो आपको राइट साइड में फील होता है, पर वो धीरे धीरे ना रेडिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि कभी लेफ्ट में जा रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी कहीं पर भी घूम रहा है वो। तो आपको एग्जैक्ट उसका कंडीशन बताना या एग्जैक्ट उसके पोजीशन बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो रेफर्ड पेन। उसको आप क्या बोलते हो? रेफर्ड पेन बोलते हो। तो देखो, आपके पास होता है क्यूटेनियस पेन, एक होता है विसरल पेन, एक होता है डीप सोमेटिक पेन। ये क्यूटेनियस पेन होता है, वो होता है कहाँ पर आपके पास? म्यूकोसल पेन सिंड्रोम्स, जो कैरेक्टराइज होते हैं किससे? बाय पेन बाय बर्निंग से, सेंसेशन से, या नम्बनेस। बहुत देर तक आप किसी जगह बैठे हो और बैठे बैठे रहने की वजह से क्या हो जाएगा, कई बार वो आपको मूंगी जैसा चलना शुरू होती है ना, उसको आप नम्बनेस बोलते हो। उसकी वजह से भी कई बार पेन हो जाता है हल्का फुल्का। तो वो सारा जो पेन है उसको आप क्या बोलते हो? क्यूटेनियस पेन बोलते हो आप उसको, ठीक है। A particular part of the skin or mucosal surface without any visible sign, यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ना कुछ रेडनेस हुई है, ना कुछ भी नहीं हुआ है, बस पेन हो रहा है, उसको आप बोलते हैं क्यूटेनियस पेन, ठीक है। यूजुअली सेंसरी डिसऑर्डर, समटाइम विद अ ग्रेट डील ऑफ साइकोलॉजिकल ओवरलेइंग, ठीक है। एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विसरल पेन की। विसरल पेन मतलब जो आपको डीप इनसाइड हो रहा है। डीप इनसाइड मतलब एब्डोमिनल हो सकता है, आपको किसी ऑर्गन में हो सकता है, आपको उन सबको आप क्या बोलते हो? विसरल पेन। अब जैसा आपका सोमेटिक पेन होता है, विसरल पेन थोड़ा सा उस टाइप का ही होता है, थोड़ा सा जनरली वेगस और पुअरली लोकलाइज्ड। पुअरली लोकलाइज्ड मतलब आपको ऊपर ज्यादा फील नहीं होगा स्किन पे, हाँ अंदर की तरफ थोड़ा सा फील होता है। And characterized by hypersensitivity to a stimulus such as organ distensions। यानी कि आपको फील हो जाएगा कि वो ऑर्गन, किसी ऑर्गन के पास ज़्यादा पेन हो रहा है, लोकली कम हो रहा है, यानी कि ऊपर स्किन की तरफ बहुत फील नहीं हो पा रहा है, पर हाँ अंदर की तरफ अगर कोई आपसे पूछेगा कहाँ पर पेन हो रहा है, तो आप उसको अंदर की तरफ बता सकते हो। और अगर आपको ऊपर कोई टच करेगा स्किन पे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ अगर वो अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा देंगे उसको, तो आप बोलेंगे कि आप पेन हो रहा है, क्योंकि वो अंदर की तरफ पेन हो रहा होता है। नेक्स्ट आपका था डीप सोमेटिक पेन। originate from the structure deeper within your body such as your joint, bone, tendons and muscles। इसको आप क्या बोलते हो? डीप सोमेटिक पेन, ठीक है। जैसे कि किसी को अगर आप जॉइंट पे पेन होना शुरू हो जाए, जैसे कि ओल्ड एज वाले जो होते हैं, जिनको आर्थराइटिस वगैरह का इशू हो जाता है, अगर आप उनसे पूछोगे कहाँ पेन हो रहा है, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ पेन हो रहा है, ठीक है। या अगर किसी को टेंडन्स वगैरह में कहीं पर पेन हो रहा है, आपको हाथ हिलाने में, या समझो आपको मूवमेंट में इशू हो रहा है आपके हाथ में या पैर में, टेंडन्स का इशू हो गया कहीं, या किसी मसल्स का इशू हो गया, तो आप उस चीज को एग्जैक्टली पॉइंट कर सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। उसी को आप बोलते हैं डीप सोमेटिक पेन। लाइक वेसरल पेन, डीप सोमेटिक पेन इज यूजुअली डल एंड एकिंग, ठीक है। ये सोमेटिक पेन इज यूजुअली क्या होता है? डल होता है, मतलब आपको ऐसा ज्यादा लगता है, पर वेसरल पेन से कम होता है। वो वेसरल पेन होता है ज्यादा, तभी आपको ऊपर तक फील होता है ना, और ये तो ऊपर ही होता है, इसके लिए आपको बहुत जल्दी फील हो जाता है। तो यू इसे कहते हैं कि जो डीप सोमेटिक पेन होता है इज यूजुअली डल होता है एंड एक्टिंग होता है। सम सोमेटिक पेन कैन आइदर बी एक्सपीरियंस्ड लोकली और मोर जनरली डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द ट्रॉमा। वो कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको, ये कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके ऊपर भी कई बार वो डिपेंड करता है। वरना मोस्टली ये जो होता है सोमेटिक पेन, उसको आप डल में ही काउंट करते हो। हाँ, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है आपकी स्किन में, इसके लिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा आपका टॉपिक स्किन का, स्किन और उससे रिलेटेड चीज़ों का, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब
इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, सामने होता तो शायद अच्छे से कर पाता, पर हाँ वीडियो में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ भी और चाहिए इन्फॉर्मेशन या अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं उसमें देख लूँगा, आपको बता दूंगा। और जो पीछे का साउंड अगर किसी को आएगा या अगर आ रहा है तो उसको अवॉइड करना प्लीज़, क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वो साउंड आ रहा है बारिश की